अरे कमला, मेरा छोटा बेटा कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटा है। सोच रही हूँ अब उसके भी हाथ पीले कर दूं। कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। अरे वाह, निशांत विदेश से लौट आया। फिर तो उसके लिए कोई बड़े अमीर घर की लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तेरी बड़ी गरीब बहू की तरह नहीं जो बस 2 जोड़ी कपड़े में ही ससुराल चली आई। अब मुझे देख, अमीर बहू लाई हूँ तो सब सामान आया है दहेज में। ये जिस एसी की तू ठंडी ठंडी हवा खा रही है ना, ये भी मेरी बहू के दहेज में ही आया है। मैंने तो इसे हॉल में लगवा दिया ताकि सब इसका इस्तेमाल करे। चलो बढ़िया है, एक मैं हूँ जिसकी गरीब बहू कुछ नहीं लाई, लेकिन अब तो मेरी सारी उम्मीदें अपनी छोटी बहू से ही है। तू कोई अच्छी अमीर घर की लड़की ढूंढना मेरे निशांत के लिए। अरे तुम चिंता मत करो, निशांत के लिए तो मैं एक बड़े घर की लड़की का रिश्ता ही लेकर आऊंगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज कमला एक बड़े घर की लड़की का रिश्ता निशांत के लिए लेकर आती है। देख तो विमला, लड़की कितनी सुंदर है, ऊपर से अमीर घर से भी है, अपने माँ बाप की इकलौती है, खूब दहेज मिलेगा। बोल तो बात करूं। अरे नेकी और पूछ पूछ, तू जल्दी से बात बढ़ा, हम कल ही चले जाएंगे देखने। विमला एक लालची औरत थी। उसके बड़े बेटे ने अपनी पसंद की गरीब लड़की से शादी की थी, इसलिए उसके दहेज में कुछ नहीं आया था। इसलिए विमला हमेशा उससे नाराज रहती थी और अब उसने ठान लिया था कि वो अपने छोटे बेटे के लिए बड़े घर की लड़की ही लाएगी। बात आगे बढ़ी। फिर वो अपने बेटे के लिए सोनिया को दुल्हन बनाकर घर ले आई। आओ मेरी प्यारी बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। हाय कितनी सुंदर है मेरी छोटी बहू, बिल्कुल परियों जैसी। सोनिया दहेज में खूब सारा सामान लेकर आती है, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी बहुत सा सामान। विमला अपनी लोभी आंखों से वो सब देखती है तो खुश हो जाती है। फिर विमला उसे उसके कमरे में ले जाती है। ओफो, इस कमरे में तो एक एसी भी नहीं है, मैं इस कमरे में कैसे रहूंगी? माँ जी, आप जल्दी से मेरे दहेज में आया हुआ एसी मेरे कमरे में इंस्टॉल करवा दीजिए। बहू, तुम्हारे कमरे में एसी? लेकिन मैं तो सोच रही थी इसे हॉल में लगवा दूं। वो क्यों भला? ये एसी मेरे पापा ने मेरे लिए दिया है, और वैसे भी मैं अपने ससुराल में कोई समाज सेवा करने नहीं आई हूँ। और हाँ, वो टीवी भी मुझे बड़े टीवी वाले स्क्रीन पर देखने की आदत है, इस छोटे से टीवी में नहीं। अच्छा ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। विमला सोनिया के कमरे में आया हुआ एसी, फ्रिज और टीवी रखवा देती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। जहाँ अमीर सोनिया सारा दिन अपने कमरे की ठंडी हवा में बैठती, तो वहीं उसकी जेठानी रजनी घर के कामकाज में लगी रहती। एक रोज गर्मी में सारा दिन काम करके रजनी का गला सूखने लगता है। गर्मी में काम करके गला सूखने लगा है, ठंडा पानी पीने की इच्छा हो रही है। रजनी सोनिया के कमरे में जाकर फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगती है। आहा, ठंडा पानी पीकर कितना सुकून मिला है। लेकिन तभी सोनिया बाहर से शॉपिंग करके आ जाती है। आहा, ठंडा पानी तो बड़े मजे से पिया जा रहा है, लेकिन जरा मेरा कमरा तो देखो कितनी बुरी तरह फैला है, इसे ही साफ कर देती। देवरानी जी, मैं? हाँ, तुम कर भी दोगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? ठीक ही तो कह रही है छोटी बहू, वो बेचारी शॉपिंग करके थक कर आई है, तो तुम उसका कमरा साफ कर दोगी तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। चल अब जल्दी से इसका कमरा साफ करके झाड़ू लगा दे, और हाँ, फिर फिनाइल डालकर पोछा भी लगा देना। जी माँ जी। सोनिया को अपनी अमीरी और सुंदरता पर बड़ा घमंड था, तो वहीं रजनी दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी ये अच्छाई किसी को नजर नहीं आती और उसकी सास हमेशा उसको बुरा भला सुनाती रहती। एक रोज सोनिया सज धज कर तैयार होकर फिल्म देखने जा रही होती है। उसे देख रजनी ने कहा, देवरानी जी, मुझे भी बड़े दिन हो गए बाहर गए हुए, और मैंने तो आज तक सिनेमा हॉल भी नहीं देखा। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तुमने अपनी शक्ल भी देखी है, ऊपर से कपड़े तक पहनने का सेंस तो है नहीं तुम्हें। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले कर गई तो जानती भी हो मेरी इतनी इंसल्ट होगी, इसलिए ज्यादा बकबक मत करो और वही करो जो तुम्हारी औकात है, इस घर के काम। सोनिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर विमला वहां जाती है। क्या हुआ? मेरी अमीर बहू गुस्सा क्यों हो रही है? फिर सोनिया विमला को सारी बात बताती है। ये सुनकर विमला को गुस्सा आ जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू से ऐसा कहने की? अरे तूने अपनी काली शक्ल देखी भी है? ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं तुझे अपने घर की बहू बना कर ले आई। चल जा, घर में इतने सारे काम पड़े हैं, उन्हें खत्म कर। फिल्म देखने जाएगी, मनहूस कहीं की। रजनी रोते हुए वहां से चली गई और घर के काम करने लगी।
गरीब और काली रजनी के साथ हमेशा ऐसे ही होता था। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ समय बाद दोनों बहुओं का जन्मदिन आने वाला था। उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता था। विमला अपनी छोटी बहू के लिए महंगी सी साड़ी लेकर आती है। ये ले सोनिया बहू, तेरा इस घर में पहला जन्मदिन है ना, तो उस दिन तू ये साड़ी पहन लेना। ये साड़ी माँ जी? क्यों, पसंद नहीं आई क्या? सोनिया बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है। नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन वो क्या है ना, शादी के बाद ही मेरा पहला बर्थडे है ना, तो डैड ने मेरे लिए स्पेशल चांदी का सूट बनवाया है एक महंगे फैशन डिजाइनर से, तो इस बार तो मैं वही पहनूंगी। हे राम, चांदी का सूट? फिर तो मेरी बहू उसमें बिल्कुल परियों जैसी लगेगी। घर के कामों में लगी हुई रजनी उनकी बातें सुन रही थी। उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी सास उसके लिए कुछ भी नहीं लाई। जन्मदिन तो मेरा भी है, लेकिन माँ जी मेरे लिए आप कुछ नहीं लाई। अगर एक सस्ता सा सूट मेरे लिए भी ले आती तो मुझे कितना अच्छा लगता। ए काली कलूटी गरीब कहीं की, तुझे कितनी बार समझाया है तू इस घर की नाम की बहू है, लेकिन औकात तेरी नौकरानियों जैसी है। आहा, सूट चाहिए महारानी को, जैसे तेरे बाप ने तो मुझे संदूक भरकर खजाना दिया है ना। और अब मुझसे खुद को कंपेयर करना बंद करो। और हाँ, माँ जी ने मेरे पहले बर्थडे के लिए बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, तो जन्मदिन के दिन सारे घर की सफाई करके उसको सजाकर और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तुम यहाँ से निकल जाना, समझी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड्स को पता चले कि तुम जैसी गरीब और काली औरत मेरी जेठानी है। उस दिन रजनी बहुत रोती है। उसका पति मनीष दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसकी तरफदारी करने वाला वहाँ कोई नहीं था। सुबह जल्दी उठकर रजनी सारे घर की सफाई करती है, फिर सारे घर को दुल्हन की तरह सजाती है, जिसके बाद वो तरह तरह के पकवान बनाती है। अपने बर्थडे पर सोनिया अपने पापा का दिया हुआ चांदी का सूट पहनती है और सज धज कर तैयार हो जाती है, तो वहीं बेचारी रजनी पुरानी सी साड़ी पहने हुए होती है। अरे वाह, मेरी बहू तो आज इस चांदी के सूट में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हाय, नजर ना लगे इसे किसी की। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बहू। थैंक यू माँ जी। और तू, सारा काम हो चुका है तो तुम्हारी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से चली जाओ और जब पार्टी खत्म हो जाए तब अपनी ये मनहूस सी शक्ल लेकर चली आना सफाई करने। रजनी अपनी किस्मत को कोसती हुई घर से निकल जाती है। कुछ दूर चलकर वो जंगल में पहुंच जाती है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरे काले और गरीब होने के कारण मेरी सास और देवरानी मुझसे कितनी नफरत करती है, हर पल मुझे ताने देती हैं। वो खुद से ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने फंसे एक खरगोश पर जाती है, जो कि दलदल में फंसा हुआ होता है और डूबने ही वाला होता है। अरे ये क्या, ये तो इसमें डूब जाएगा, मुझे इसकी जान बचानी होगी। रजनी जल्दी से उस खरगोश की मदद करती है और उस खरगोश को बाहर निकालती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद ही उस दलदल में डूबने लगती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी अचानक उस दलदल के पास लगे पेड़ से एक पीले रंग का सोने का सूट रजनी के ऊपर आकर गिर जाता है, जो कि काफी मजबूत था। उस सूट को पकड़कर रजनी दलदल से बाहर आ जाती है। तभी अचानक से वो सूट बोलने लगता है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर उस खरगोश की जान बचाई है। अरे ये क्या, तुम तो बोलते भी हो, भला ये कैसा चमत्कार है? हाँ, मैं एक जादुई सोने का सूट हूँ जो परिलोक से आकर इस पेड़ पर फंस गया था और तभी आजाद हो सकता था जब मैं किसी नेक दिल इंसान की मदद करूँ और उसके पास ही रहूँ। अब तुम एक बार मुझे पहन कर देखो, तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। उसकी बात मानकर रजनी उस सूट को पहन लेती है, जिसे पहनते ही वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। रजनी बहुत खुश होती है। वो सोने का सूट पहनकर अपनी देवरानी की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, जहां सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या, तुमने सोने का सूट पहना है और तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? रजनी सबको सारी बात बताती है। ये सुनकर सोनिया चिढ़ जाती है। अब उस सोने के सूट की मदद से रजनी खुद का बड़ा घर बना लेती है, जिसमें ऐशो आराम की हर चीज होती है। अब उस घर में वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है। आरती को बचपन से कुछ भी नहीं मिला।
उसे ना ही किसी का प्यार मिला और ना ही कोई खिलौने, क्योंकि वो काली थी। दूसरी तरफ आरती की सौतेली बहन पायल को सब कुछ मिला। वो गोरी थी और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। इसलिए आज जब दोनों बहनों की शादी है तब पायल को 1 लाख का लहंगा मिला और आरती को कुछ मिला ही नहीं। आरती बस बैठकर ये सोचने लगी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शादी का लहंगा नहीं है, क्या पहनकर मंडप में जाऊंगी मैं। आरती के पास लहंगा तो दूर, एक अच्छी साड़ी तक नहीं थी। बचपन से उसके साथ यही होता आया है। आरती की माँ आरती को जन्म देते हुए ही मर गई थी। आरती काली पैदा हुई थी, ये देखकर उसके पिता ने कहा था, अरे ये तो कोयले से भी काली है, ये कैसी बेटी पैदा करी है इसने। हरिहर को आरती पसंद नहीं आई। उसे काली बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए 1 हफ्ते के अंदर उसने फिर से शादी कर ली। आरती की सौतेली माँ का नाम रत्ना था और रत्ना ने 1 साल के अंदर एक गोरी बेटी को जन्म दिया। हरिहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये हुई ना बात, बेटी हो तो गोरी हो, काली तो कुतिया भी होती है। हाँ? हरिहर ने उसका नाम पायल रखा और पायल को माँ बाप दोनों का प्यार मिलने लगा। आरती को मिला तो सिर्फ और सिर्फ घृणा। उसकी सौतेली माँ उससे कहती थी, तेरा मुंह देखकर मेरी भूख मर जाती है, खाने के समय मेरे सामने मत आया कर। रत्ना, हरिहर और पायल एक साथ एक परिवार की तरह इकट्ठे बैठकर खाते थे, लेकिन आरती को वहां जगह नहीं मिलती थी। उसे रसोई में बैठकर खाना पड़ता था, वो भी सूखे चावल। खाना खाते हुए आरती हर रोज रोते हुए अपनी माँ को याद करती थी। माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, भगवान मुझे ऊपर बुला लीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। एक तो सौतेली, ऊपर से काली। ऐसी लड़कियों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही लिखा हुआ है। ये बात आरती बहुत पहले समझ गई थी। ऐसे ही वो बड़ी होने लगी। पायल को प्यार मिलता रहा और उस वजह से वो घमंडी बन गई और वो दोनों जवान हो गए। दोनों की शादी की उम्र हो गई। घर में पायल की शादी की बात चलने लगी। बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है ना, तुझे शादी करनी होगी, उसके बाद तेरे बच्चे होंगे। माँ, आप भी ना। हमारी बेटी शर्मा गई। वहां आरती आई और बोली, हाँ बहन, तू बहुत खूबसूरत लगेगी। आरती को देखकर पायल गुस्सा हो गई। आ गई तू? हमारी एक पल की खुशी तुझसे देखी नहीं जाती है क्या? अपनी गंदी शक्ल लेकर चली आई यहां। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? पहली बात तो मुझे बहन कहना बंद कर। मैं तेरी बहन नहीं हूं, तू इस घर की नौकरानी है। मैं कोई नौकरानी की बहन नहीं हूं। जा, भाग यहां से, जाकर खाना बना। अरे खाने से याद आया, कल पायल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। आरती, उनके लिए बहुत सारा खाना बनाना, समझ गई? जी पिताजी। आरती वहां से चली गई। अगले दिन पायल को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के का नाम आलोक था। आलोक अपनी माँ के साथ आया था। साथ में उनका नौकर रघु भी आया था। आते ही आलोक की माँ जानकी ने हंसते हुए कहा, हरिहर जी, हम एक नौकर को लाए हैं हमारे साथ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? वो बात ऐसी है कि हम उसके बिना कहीं जा नहीं सकते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी। आइए आइए, अंदर आइए। रघु के साथ जानकी और आलोक अंदर आए। रघु भी बचपन से उन लोगों के साथ ही है। जानकी और आलोक सोफे पर बैठ गए और रत्ना पायल को लेकर हाजिर हो गई। वाह, पायल तो दिखने में बहुत अच्छी है। अरे वाह बेटा, एक नजर में पसंद भी कर लिया। वो लोग बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाने लगे और तभी आरती खाना लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोगों के लिए खाना लाई हूं, खा लीजिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हरिहर जी, ये कौन है? ये हमारे घर की नौकरानी है। अच्छा, पायल बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? पायल को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो चुप रही। जानकी और आलोक ने आरती का बनाया हुआ खाना खाया और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। लेकिन हरिहर जी, ये तो आपकी नौकरानी ने बनाया है, लेकिन मुझे आपकी बेटी के हाथ का कुछ खाना है। वो असल में मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। शादी के बाद हम खाएंगे क्या? तभी हरिहर के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना रघु के साथ आरती की शादी कर दी जाए। आरती भी आपके ही घर में चली जाएगी और हर रोज खाना बनाकर खिलाएगी।
सभी शादी के लिए मान गए। आरती और रघु से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। हरिहर ने एक तीर से 2 निशाने मार दिए। दहेज के बिना आरती की शादी नहीं होने वाली थी, लेकिन अब आरती को विदा करने के लिए हरिहर को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी का दिन नजदीक आने लगा और पायल ने 1 लाख का लहंगा खरीद लिया। आरती ने कहा, पिताजी मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा आप लोगों ने? तू लहंगा पहनकर क्या करेगी? नौकरानी को लहंगा पहनना है, हाँ? सभी ने हंसते हुए आरती की बात को टाल दिया, लेकिन आरती को पता था कि शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है। मुझे भी लहंगा चाहिए, 1000 का लहंगा हो तो भी चलेगा। तेरे लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा मैं। पता नहीं कहां से आ गई तू। तुझे तो अफ्रीका के जंगलों में होना चाहिए था। और ऐसे ही शादी का दिन आ गया। पायल लहंगा पहनकर तैयार होने लगी, लेकिन आरती के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी माँ की फोटो के सामने खड़ी होकर रोने लगी। माँ, क्या ऐसी शादी होगी मेरी? न लहंगा न अच्छे कपड़े, यहाँ क्यों रख के गई मुझे माँ? उत्तर दो माँ, उत्तर दो। तभी अचानक से आरती को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे कि आकाशवाणी हो रही हो। बेटी, मैं तेरी माँ हूं, तेरे बारे में तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। बिस्तर के नीचे एक ट्रंक है, उसके अंदर मेरी शादी का लहंगा है, उसे निकाल कर पहन ले। माँ कहाँ हो आप? तेरे दिल में हूं बेटी, अब जल्दी से लहंगा पहन ले। आरती ने बिस्तर के नीचे से ट्रंक निकाला और उसमें से लहंगा निकालकर पहन लिया, और पहनते ही एक चमत्कार हो गया। आरती काली से गोरी हो गई। वो इतनी सुंदर हो गई कि खुद को आईने में देखकर उसके खुद के होश उड़ गए। क्या मैं इतनी सुंदर हूं? लेकिन कैसे? ये माँ का प्यार है बेटी। अब जा, शादी के मंडप में जा। शादी के मंडप में आलोक खड़ा हुआ था, पास में ही रघु भी खड़ा हुआ था। पायल मंडप में पहुंची और उसके बाद आरती वहां पहुंच गई। आरती को देखकर सबके होश उड़ गए। क्या आरती गोरी कैसे हो गई? क्या ये नौकरानी इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये तो पायल से भी सुंदर हो गई है। आरती ने रघु का हाथ पकड़ा और अचानक से रघु भी लंबा और गोरे मर्द में बदल गया। उसने कहा, मालिक, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लेकिन मैं आपसे आपके घर में काम नहीं कर सकता। रघु और आरती वहां से भाग गए। उन दोनों ने कहीं और जाकर मंदिर में शादी कर ली। यहाँ जानकी और आलोक को जब पता चला कि आरती हरिहर की नौकरानी नहीं बेटी है, तब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। पायल अंदर से टूट गई। अपनी माँ के आशीर्वाद से आरती ने रघु के साथ बहुत दूर जाकर घर बसाया और वो दोनों लहंगा बनाकर बेचने लगे। इस तरह वो दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे और यहाँ पायल से किसी ने शादी नहीं की। वो 1 लाख का लहंगा लेकर पूरा जीवन कुंवारी ही रह गई।